भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। और उसमें भी सबसे तेजी के साथ जो डेमोग्राफी बदल रही है वो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की बदल रही है। पंजाब और महाराष्ट्र खासतौर पे टारगेट पे है। उसका दो कारण, महाराष्ट्र के लिए तो तीन कारण। महाराष्ट्र इसलिए टारगेट पे है कि महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरा कारण, सनातन धर्म को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई कहां से शुरू हुई? महाराष्ट्र। तीसरा कारण, महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट। कसाब कहां से आया था? महाराष्ट्र में आया। आराम से अगर महाराष्ट्र में कंट्रोल हो जाए तो घुसपैठियों को ले आना बसाना बहुत आसान हो जाएगा। और ग्रेजुअली बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को जगह जगह पॉकेट में बसाया जा रहा है। रेलवे लाइन के किनारे बसाया जा रहा है, एयरपोर्ट के किनारे बसाया जा रहा है, हाईवे के किनारे बसाया जा रहा है। कोशिश यह हो रही है कि धीरे धीरे 10, 20, 50 की संख्या में बसा दिया जाए, जिससे वहां की डेमोग्राफी बदलने लगे, और बदल चुकी भी है। यहां आने के पहले मैं आपके महाराष्ट्र की डेमोग्राफी पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च के लिए मैंने 2024 की वोटर लिस्ट लोकसभा की और 1999 की वोटर लिस्ट को कंपेयर किया। एक बार मैं देखना चाह रहा था कि 25 साल में कितना बदला है महाराष्ट्र। तो पता चला कि महाराष्ट्र के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 12% बदली है, कहीं 15% बदली है। जनगणना तो 10 साल में होती है, लेकिन डेमोग्राफी जो वोटर लिस्ट है हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जैसे 2024 में चुनाव हुआ तो अपडेट हुई, ऐसे 1999 में इलेक्शन हुआ था तो भी अपडेट हुई थी। तो मैंने 1999 और 2024 दोनों में 25 साल का डिफरेंस आता है, इसको एग्जामिन किया। महाराष्ट्र के मुंबई की जबरदस्त बदल चुकी है। पूरे मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है। और मुंबई में विशेष रूप से धारावी की, जिस धारावी में 1980 में जो रेशियो था 80-20 था, वो जस्ट अपोजिट हो चुका है। अब 20-80 हो चुका है। जस्ट अपोजिट हो चुका है 20-80। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं पूरे रिसर्च के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिसको चेक करना हो वो अपने लोकसभा की 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देख ले। एक बार अपने लोकसभा की आप 1999 की वोटर लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए टोटल कितने वोटर थे, उसमें से कितने हिंदू थे। 2024 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, देखिए टोटल कितने वोटर हैं और उसमें कितने % हिंदू हैं। जबरदस्त कमी आ रही है। और इस कमी का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं इस समय। कितने? 90,000। 90,000 का मतलब होता है साल में 3.25 करोड़। अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 3.25 करोड़। और ये जो 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें हिंदुओं के मात्र 45,000 है। यानी बच्चों में रेशियो कितना है? 50-50। ये जो बच्चे हैं 18 साल के बाद जब वोटर बनेंगे, 20 साल के जब जवान बनेंगे, यानी 2024 के 2044 के आसपास, 45 के आसपास, तो यंग में रेशियो क्या होगा? 50-50। और हमारे बच्चों को तो मोबाइल चलाने के अलावा कुछ आता नहीं, नारियल भी काटना नहीं आता। क्या होगा, कभी सोचा आपने? यही मेरी बेचैनी का कारण। मैंने दुनिया के 50 देशों को बदलते हुए कैसे उनमें बदलाव आया है उसको स्टडी किया, तो बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है कि वो सारे के सारे देश लगभग 50 साल में खत्म हो गए।
50 साल के अंदर उन देशों की भाषा भी बदल गई, उन देशों की वेशभूषा भी बदल गई, उन देशों का त्योहार भी बदल गया, उन देशों की सोच विचार भी बदल गया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पर्शिया है। एकदम खुले वातावरण, बहन लड़कियों को, बेटियों को पूरी पढ़ने की छूट, सब स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, बढ़िया को एजुकेशन सिस्टम। आज उस ईरान में क्या हो रहा है? कॉलेज में बंद हो गया, बेटियां नहीं जा सकती, इस कॉलेज में नहीं जा सकती। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर था, गंधार नरेश ने अपनी बेटी गांधारी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनवाया था, क्योंकि बेटी शिव भक्तिनी थी। उस अफगानिस्तान में शिव मंदिर कोई बचा क्या? है कोई? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान। वो बुद्ध मूर्ति बची क्या? नहीं। अफगानिस्तान में जैन बचे क्या? नहीं। बौद्ध बचे क्या? नहीं। सिख बचे क्या? नहीं। हिंदू बचे क्या? नहीं। ब्राह्मण बचे क्या? नहीं। क्षत्रिय बचे क्या? नहीं। वैश्य बचे क्या? नहीं। दलित बचे क्या? नहीं, कोई नहीं बचा। यही मेरी चिंता का कारण है। और थोड़ा सा कम ज्यादा 10 से 20% के बीच में आपके जो डेमोग्राफी में बदला हुआ है, कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 12% है। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, अकोला की डेमोग्राफी बदल चुकी है, अमरावती की डेमोग्राफी बदल चुकी है, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बीट, भंडारा, बुल्हाना की डेमोग्राफी बदल चुकी है, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल चुकी है, गोंडिया, हिंगोली और जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है, जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है, मुंबई की बहुत जबरदस्त डेमोग्राफी बदली है, लगभग 22% के आसपास डेमोग्राफी बदली है, नागपुर की डेमोग्राफी करीब 12% के आसपास बदली है, नांदेड़, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है, उस्मानाबाद की लगभग 40% डेमोग्राफी बदल गई है, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, पुणे की भी लगभग 12% के आसपास डेमोग्राफी बदल गई है, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग की डेमोग्राफी बदल गई है, सोलापुर, थाने, वर्धा की डेमोग्राफी बदल गई है, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और इस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। हमने, हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा वो हुआ, और आज हम जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा। उसको रोकने का एक ही तरीका, घुसपैठियों को निकाला जाए। दूसरा रोकने का क्या तरीका है? धर्मांतरण को रोका जाए। तीसरा क्या तरीका है? हम दो, हमारे दो, सबके दो, इसको लागू किया जाए। इन तीनों विषयों पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इन तीनों विषयों पे मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है, बड़े प्लान्ड वे में स्कूल और कॉलेजेस में ड्रग पहुंचाई जा रही है। ये जो ड्रग पहुंच रही है ये संयोग नहीं है, ये जो ड्रग पहुंच रही है ये प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, और बिल्कुल सफल हो गया पंजाब में। पंजाब को उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका निकाला। पंजाब में स्कूल कॉलेज में ड्रग पहुंचाया, वो भी फ्री में। जब एक बार लड़के वहां ड्रग एडिक्ट होना शुरू हो गए तो फ्री वाली ड्रग देना बंद कर दिया। तो फिर लड़के घर घर से लड़ के अपने माता पिता से पैसा लेके आने लग गए, और देखते देखते ड्रग के दम पे उन्होंने 25% पंजाब को कन्वर्ट कर दिया। भारत का वो राज्य जहां सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सिख पंथ बना, भारत का वो राज्य जहां सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए खालसा पंथ बना, गुरुओं ने बलिदान किया, बंदा बहादुर सिंह इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह परिवार ने इतना बड़ा बलिदान किया, उस पंजाब में 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं, इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है और जिहादी कन्वर्जन भी हो रहा है। अब पंजाब के बाद जो दूसरा बड़ा टारगेट है वो है महाराष्ट्र। कारण मैंने आपको बताया था, बॉर्डर स्टेट है, आर्थिक राजधानी है, पैसा खूब है यहां पे, टैक्स खूब आता है यहां से, और सबसे बड़ी बात, हिंदवी स्वराज की स्थापना यही हुई।
वो मन में कहीं न कहीं कसक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो आपका आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये भी हमारे हाथ से निकल गया हो। वो दीवार बन के यहीं खड़े हो गए महाराष्ट्र में। इसीलिए आपको नॉर्थ साउथ का जो विभाजन दिखाई पड़ता है वो शिवाजी महाराज के कारण दिखाई पड़ता है। जैसे उत्तर भारत में बाल विवाह होता है, दक्षिण भारत में बाल विवाह नहीं होता, क्योंकि शिवाजी महाराज ने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उत्तर भारत में रात्रि विवाह होता है, रात को शादी होती है, लेकिन आपके महाराष्ट्र में और इसके दक्षिण कब होती शादी? दिन में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उत्तर भारत में घूंघट प्रथा आज भी खूब है, लेकिन दक्षिण भारत में घूंघट प्रथा नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि 1950 के बाद हमारे ओटजीवी, नोटजीवी, नामजीवी दल गुलाम नेताओं ने छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज के सपने को चकनाचूर कर दिया। घुसपैठियों को बसा रहे हो, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के सामने दंडवत होकर घूम रहे हैं। उनको कह रहे हैं बस वोट दे दो, तुम्हें खुली छूट है, तुम कन्वर्ट कर लेना। और बाकी तो छोड़िए, वोटर आईडी बनवा रहे हैं। घुसपैठियों का वोटर आईडी कौन बनवा रहा है? पार्षद बनवा रहे, प्रधान बनवा रहे, विधायक सांसद बनवा रहे कि हमको वोट मिल जाएगी इनकी। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि 25 साल के बाद ये घुसपैठिए हमारे बच्चों का क्या करें। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कल को कल मुसीबत खड़ी हो जाए। और मुसीबत मुझे दिख रही है, भगवान न चाहे करे ऐसा हो। मुझे तो दिख रहा है कि 20 से 25 साल, 20 साल के बाद धारावी की झुग्गी से 5 लाख लोग निकलेंगे और पूरा का पूरा आपका वर्सोवा, अंधेरी, विले पार्ले और ये जो आपका जुहू और ये वर्ली, ये पूरा एरिया खाली करवा लेंगे। ये मुझे दिख रहा है, आज दिख रहा है। अगर उनको नहीं वहां से भगाया गया तो घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं, वेजिंग वॉर है कि नहीं? और घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? घुसपैठियों की मदद करने वाले भारत के ही लोग हैं कि नहीं? तो जितना बड़ा अपराध घुसपैठियों का, उतना ही बड़ा अपराध भारत के जो मदद करते हैं उनका हुआ कि नहीं? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। जो वेजिंग वॉर हो, इनडायरेक्ट वॉर हो, उसके लिए हमारे पास एक सेक्शन है, उसमें आजीवन कारावास, फांसी की सजा का प्रावधान है। जो संगठित अपराध हो उसके लिए भी हमारे पास राज्यवार कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट। देशद्रोह के लिए भी कानून है, लेकिन लग नहीं रहा है। इसलिए खौफ नहीं पैदा हो रहा। खौफ नहीं पैदा हो रहा है तो आ भी रहे और जो यहां है आराम से रह भी रहे। घर कैसे सुरक्षित होता है? घर तब सुरक्षित होता है जब आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री ऊंची हो, दूसरा बाकायदा गेट भी लगा हो, और सुरक्षित तब होगा जब सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हो, और सुरक्षित तब होगा जब सीसीटीवी भी लगा हो, और सबसे ज्यादा सुरक्षित तब होगा जब सिक्योरिटी गार्ड को देखते ही गोली मारने का आदेश होगा, तभी सुरक्षित होगा ना। आप जानते हैं 2012 में कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से एक ट्रीटी किया, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी।
नॉन लीथल ट्रीटी के अंतर्गत हमारे बॉर्डर के बीएसएफ वाले केवल डंडा यूं ठक ठक कर सकते हैं, गोली चला ही नहीं सकते। इतनी बड़ी गद्दारी आप सोच भी नहीं सकते हैं, कितनी बड़ी गद्दारी देश के साथ हुई है कि हमारे बीएसएफ वालों का हाथ पैर बांध के रख दिया, नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया। नतीजा क्या हो रहा है? घुसपैठी वहां से आ रहे, बीएसएफ वाले डंडा पटपट करते हैं, बस गोली चला ही नहीं सकते। मैं आज इस पवित्र भूमि से कहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार को तत्काल घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और मकोका लगाना शुरू कर देना चाहिए। जो घुसपैठियों की मदद करता है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करना चाहिए, उनको आजीवन कारावास की व्यवस्था करना चाहिए। और आप लोग इसको डिमांड करिए और ये देखिए कौन घुसपैठियों का समर्थक है, कौन घुसपैठियों का विरोधी है, और ये बात जन जन तक पहुंचाइए। दूसरा बड़ा खतरा, धर्मांतरण। बड़े प्लान्ड वे में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कैसे हो रहा है? जिहादियों के लिए खाड़ी देशों से हवाला की फंडिंग आ रही है, मिशनरियों के लिए अमेरिका, यूरोप से एफसीआरए की फंडिंग आ रही है। भारत के अंदर जो ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है उससे भी कन्वर्जन हो रहा है। उसका लगभग 50% पैसा कहां जा रहा है? धर्मांतरण करा के। तो अमीर हिंदुओं के बच्चे को नशेड़ी बना के गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच दे के कन्वर्जन किया जा रहा है। तो हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक तो नियम कानून कमजोर है, न्यायिक व्यवस्था तो पूछे नहीं, न्यायिक व्यवस्था की कैसी हालत हो रखी है। मुकदमा आज शुरू होता है, 25 साल 30 साल चलता रहता है, 40 साल चलता रहता है, तो कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके गया था एक कॉलेज के पास, उठा के उसको फांसी दे दिया। अब दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? आप मुझे पूना का एक कॉलेज बताइए जहां आपका गांजा नहीं घूम रहा है। आप पूना का कोई एक कॉलेज बताइए जहां ड्रग नहीं बेची जा रही है, या गांजा नहीं बेचा जा रहा है, या अफीम, कोकीन, चरस नहीं बेची जा रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबको सामूहिक रूप से आवाज उठाना पड़ेगा और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन इसके समर्थन में है, कौन इसको इनडायरेक्टली इसको जो है सपोर्ट कर रहा है।